हेलो बच्चों, जैसा कि कल हमने आपको ये बताए थे वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद के टॉपिक के बारे में देखिए आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताए थे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजक अभिक्रिया क्या होते हैं और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी के बने लवण के विलयन से विस्थापित कर दे। एक बार और ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसी के बने लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट कॉपर का एक लवण विलयन है। अगर इस कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की छड़ डालते हैं, आयरन की क्रिया गर्म कराते हैं, ये क्या बनेगा? या फिर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा, ये क्या बनेगा? आयरन जो होते हैं सॉलिड अवस्था में होते हैं, ये बनेगा FeSO4 और प्लस Cu। ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर के ऊपर है, अर्थात आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अतः आयरन जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर ही मुक्त हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी के बने लवण के जली विलयन से विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की जब छड़ डालते हैं तो विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला रिएक्शन और एग्जाम्पल इसका देखना है। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में जिंक का चूर्ण डाल देते हैं तो जिंक क्या कर रहा है? सल्फेट विलयन में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और प्लस क्या निकलेगा? H2। ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिकम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिकम है, H2SO4 में हम जिंक के चूर्ण डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आप जानते हैं अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच विनिमय होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच विनिमय मतलब अदला बदली होते हैं। आयनों के बीच विनिमय के पश्चात जो अभिक्रियाएं बनेगी उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं,
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को मिला दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम प्लस सोडियम, यहाँ पर Ag प्लस है, यहाँ पर सोडियम प्लस है, तो इनका विनिमय होता है। Ag का किसके साथ होगा? क्लोरीन के साथ, और सोडियम का किसके साथ होगा? नाइट्रेट के साथ। देखा जी, ये अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और इसी अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच विनिमय को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, Ag किसके साथ जुड़ रहा है? AgCl के साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, और सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये सोडियम, ये अवक्षेप होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, और ये एक्वस है, जली विलयन मान लीजिए, ये मान लीजिए एक्वस है, जली विलयन, ये भी एक्वस है, जली विलयन। तो क्लियर हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच विनिमय होता है। विनिमय का मतलब अदला बदली, Ag का क्लोरीन के साथ, सोडियम का नाइट्रेट के साथ, देखा जी, एक दूसरे से अलग होकर के एक दूसरे के विपरीत जुड़ते हैं। अगर ऐसी क्रिया जहां देखने को मिल जाए तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, परीक्षा में आता है, दे देगा रिएक्शन, पूछ देगा ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रहे हैं, तो देख रहे हैं जी, एक दूसरे के विपरीत जुड़ रहे हैं, विनिमय हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि कोई अधिक क्रियाशील धातु या तत्व अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी के बने लवण के विलयन से विस्थापित करा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहे आपने। यहाँ पर आपने देखा द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अदला बदली होता है, किसके? अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच, अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच होने वाले विनिमय को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका और एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। अगर हम और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड, सपोर्ट कीजिए, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ करा दीजिए, या Na2SO4 एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं। तो आप बताओ, बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ रहा है, और सोडियम किसके साथ जुड़ेगा? क्लोरीन के साथ। विनिमय हो रहा है कि नहीं? बेरियम का SO4 के साथ और सोडियम का क्लोरीन के साथ विनिमय हो रहा है। इसमें आपको क्या बनेगा? आप बताइए, BaSO4 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड 2NaCl, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आप बताइए, ये आपके क्या है? जली विलयन प्राप्त होते हैं। इसके भौतिक अवस्था में इसलिए लिखा जाता है कि इसको कंप्लीट संकर माना जाता है। एक्वस का मतलब जली विलयन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि अभिकारक पदार्थों के आयनों के बीच विनिमय हो रहा है तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यदि किसी भी तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसी के लवण से बने विलयन से उसको विस्थापित करता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और क्रियाएं होती हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया।
करण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे HCl सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार NaOH ये क्षार है, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl बनाएंगे और प्लस H2O बनेगा। अब बताओ, अम्ल और क्षार अगर इसको देखा जाए, ये आपके अम्ल है, ये आपके क्या है? क्षार है, और सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका लवण है। H2O क्या है? जल है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं और जल बन रहा है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि आपको बताया गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला आपको योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बताया गया। फिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। ध्यान दीजिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसके कई डिफिनेशन होते हैं, लेकिन बच्चों जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है 10वीं में जो है, उसको ध्यान से समझने की बात है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी। यदि ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहे हैं और हाइड्रोजन परमाणु निकल रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहोगे? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन में गर्म कीजिए, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो पता चलेगा कॉपर ऑक्साइड बना CuO। अब बताओ, ये इसको बैलेंस कर लेंगे, अनुमान विधि, जबकि हमने पहले बताया सल्फर को बैलेंस करने की अनुमान विधि। अब बताइए, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इस ऑक्साइड में इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं? तो इस कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया शो कर रहा है? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया को शो कर रहा है। देख रहे हैं जी, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए पिपरस ऑक्साइड या CO किसको दिखा रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दिखा रहा है। जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? जस्ट उल्टा। इसमें अभी आपने देखा O2 जुड़ेगा और H2 निकलेगा। ये इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है, उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होती है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल रहा है, समझिए कि ऑक्सीकरण क्रिया है। लेकिन अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया जस्ट अपोजिट होते हैं। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है
और ऑक्सीजन निकलता है, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए, Cu प्लस CuO प्लस H2 की क्रिया करा दीजिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O। अब बताओ Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन में हमने क्या बताया है, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस होगा और प्लस क्या होगा, H2। अब बताओ इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो इस CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है। जब Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इस Cu का क्या हो रहा है, CuO का Cu में ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो यहाँ पर अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन निकल रहा है, माइनस कौन सी क्रिया को दिखाएगा, अपचयन। फिर हमने क्या बताया है, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पर कौन सी क्रिया होगी, ये देखो ये कौन सी क्रिया होगी, उपचयन। अब बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ध्यान में देखिएगा। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो आपके लेवल में है, जो आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। नहीं तो ऑक्सीकरण अपचयन को और डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम पीरियड में ज्यादा टॉपिक को ध्यान नहीं देना है, जो आपके मेन है उसी पॉइंट पर फोकस कीजिए। उपचयन या अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हों और हाइड्रोजन निकलते हों, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, CuO बना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन अपचयन क्रिया में हमने क्या बताया, Cu को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया गया तो इस Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो Cu से अब Cu में बदल गया, Cu में बदल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, किसको दिखा रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, उपचयन। तो इसको ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए बच्चे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर दिक्कत हो तुरंत कमेंट्स कीजिए कि हमको ये दिक्कत है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे हैं। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं, आगे का टॉपिक देखो। एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ये भी और ये, देख रहे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम यही एग्जाम्पल है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया जो होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का क्या होते हैं, योग होता है। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2 का जो समीकरण आप देख रहे हैं, CuO और H2, CuO का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है,
अर्थात अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपके और क्रियाएं, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने पर ऊष्मा मुक्त होती है। आप बता सकते हैं, कभी कोई परीक्षा में पूछा था, श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया? आप बताओ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात ऊष्मा क्या करती हो? बाहर या ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का जलना, अगर ईंधनों को जलाते हैं तो ऊष्मा मुक्त होगी। जैसे मीथेन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बनेगा और ऊष्मा मुक्त होगी। सांस श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं और ऊष्मा भी मुक्त होती है, क्योंकि मुख से निकलने पर सांस क्या होती है? गर्म महसूस होती है। ये गर्म ऊष्मा श्वसन में ऊष्मा मुक्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें अब इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें, इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। अगर हम शुष्क चूने को अगर हम जल में घोल दें, शुष्क चूने को अगर जल में घोला गया तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस बूझा चूना बनेगा और प्लस क्या बनेगा? क्या मुक्त होगी? ऊष्मा। देख रहे हैं जी, शुष्क चूने को जल के साथ या शुष्क चूने को जल में घोला गया तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और ऊष्मा मुक्त हो रही है। अर्थात यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस श्वसन क्रिया भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों क्लियर हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन और शुष्क चूने को जल में घोलने के पश्चात ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो पता चलेगा नहीं ऊष्मा मुक्त होती है। अगला टॉपिक देखिए, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की क्या हो? आवश्यकता हो। अभी आपने देखा श्वसन क्या था? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परीक्षा में पूछ दे, प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया होगी? ऊष्मा शोषी। अभी आपने देखा श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। परीक्षा में आ जाए प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, उदासीनीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होगा? पता चलेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और इसका एग्जांपल और एक टॉपिक देखना देख सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऊष्मा को या मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करता है? अपघटित हो जाता है, क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अपघटन करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये अपघटित हो जाता है और मरकरी में और ऑक्सीजन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर देखो क्या है? ऊष्मा प्लस क्या है? ऊष्मा प्लस
यहाँ पर ऊष्मा क्या है, एरो के बाद प्लस, ये उत्पाद में प्लस है, ये अभिकारक में प्लस है, अर्थात अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, इसलिए ऊष्मा शोषी, और अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऊष्मा क्षेपी। तभी बच्चों हमने आपको क्या बताया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया विज्ञान का सेकंड पार्ट जो है, विज्ञान का सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है रसायन विज्ञान, जिसमें पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। हमने आपको डिफाइन किया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समीकरणों को बैलेंस कैसे किया जाता है, और कौन सी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने आपको उल्लेख किए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन चुने हुए आते हैं, चुने हुए क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। बच्चों जितना हमने आपको बताया इन अभिक्रियाओं के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इस चैप्टर का जो शेष भाग जो बचे हैं उसको कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। और उसके बाद के जो टॉपिक हैं उसको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आने के चांस हैं, जो परीक्षा में हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करेंगे, क्योंकि 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। इसलिए आपको अगर अच्छी मार्क लाना होगा तो हमारी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उसका आंसर कैसे देंगे, क्योंकि 1 या 2 वीडियो में केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।